हेलो एवरीवन, तो श्रीविधन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की खास बात ये होने वाली है कि यदि आपने मैथ्स बहुत दिन हो गए पढ़ा ही नहीं, या तो आपको मैथ्स से डर लगता है, या तो समझने में तकलीफ होती है, तो वो सभी व्यक्ति, वो सभी अभ्यर्थी या मेरे भाई और बहनें, उन सभी से इस प्रकार से सवाल आज बनने वाले हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि आप सभी को 100% चीजें समझ में आएंगी। इवन हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और हर बार नया नया प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे और नए नए क्वेश्चंस उसमें से हम लाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से वीडियोस अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ, तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की ओर। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आज 1 होगा, जिसमें हम 25 प्रश्न करेंगे और वो भी अलग अलग टाइप के। तो देखिए, ये जो मेरी क्लास का फोकस है ना, ऐसे अभ्यर्थियों पे ज़्यादा रहता है जिन्होंने कभी मैथ्स पढ़ा नहीं, या तो जिन्हें मैथ्स समझने में तकलीफ होती है, जिन्हें थोड़ा अच्छे से मैथ्स आता है। अगर उन्हें थोड़ा एडवांस मैथ्स चाहिए तो आप मेरे सीजी पुलिस कांस्टेबल वाले जो मैथ्स क्लासेस है ना, जिसमें सारी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, उनको जाकर जरूर देखिएगा। उसमें भी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कराया है। क्योंकि ये जो वर्ड बॉय की भर्ती होने वाली है, इसमें 8वीं पास योग्यता रखी गई है, इसलिए बेसिक से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपका बेसिक कमजोर है ना, तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आती है ना, तो लाइक तो करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। ठीक है, अच्छी लगती है तो लिखना है आपको शानदार। मुझे भी मजा आता है जब आपका कमेंट्स मैं देखता हूँ या पढ़ता हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें 30% लड़कियां हैं। अब कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? और प्रतिशत से प्रश्न है। तो देखिए, बोला गया है कि देखिए, एक कक्षा में टोटल 100% लोग व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब इसमें से बोल दिया गया है कि इसमें से 30% लड़कियां हैं, गर्ल हैं। और तो बताइए कितने परसेंट लड़के होंगे? तो देखिए, 30% लड़कियां हो जाएंगी 100% में से, तो 70% क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको लड़कों की संख्या निकालनी है। तो देखिए, कुल विद्यार्थी 40 है, लड़कों की संख्या 40-70% है, तो निकाल दीजिए भैया। तो 40 का हमको क्या निकालना है? 70%। तो कैसे हो जाएगा? 70/100। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जैसे 10% का वैल्यू क्या होता है? ये होता है 10/100, इसलिए 70% का वैल्यू 70/100। आपके लड़कों की संख्या मिल जाएगी। चलिए भैया, 1 0 1 0 काटो, 1 0 1 0 काटो, तो 4 का गुणा 7 से कीजिए, तो 4 सत्ते 28। तो 28 जो लड़के होंगे, है ना, 40 विद्यार्थियों में से। और कितने बचे? लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 12। 40 - 28 कर दो, 12। तो हमें लड़कों की संख्या पूछी गई है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 7x ऋण 5 बराबर 2x धन 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 2022 में जो सीजी प्यून की भर्ती हुई थी ना, इसमें 8वीं पास योग्यता रखी गई थी, उसी के आधार पर मैंने प्रश्न उठाए हैं। साथ ही साथ अगले प्रैक्टिस सेट में मैं कूट वाले प्रश्न भी कराऊंगा, और थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा बढ़ा के हर टाइप से क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए यहां पर दिया है। अब आपको क्या करना है? जो x वाला है उसको पक्षांतर कर दो, जो अंक वाला है उसको इधर पक्षांतर कर दो। तो देखिए, ये जो x वाला को हम इधर ले आते हैं, और जो 5 है उसको इधर ले आते हैं। तो जब भी पक्षांतर होता है तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, धन का ऋण, ऋण का धन। तो देखिए, 7x वैसे का वैसे है, धन 2x इधर आके क्या हो जाएगा? ऋण 2x बराबर, ये 15 है, 15 ऋण 5 इधर आके क्या हो जाएगा? धन 5। ठीक है, तो देखिए, 7x में से 2x घटाइए तो कितना हो जाएगा? 5x। और ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? इस 5 को कहाँ? 20 के नीचे भेज दो, नीचे भेज दो, तो नीचे आ गया। चलिए भैया, काट दीजिए। 5 1 कम 5 और 5 4 20, तो x बराबर कितना आ गया? 4। तो 4 आ गया x का मान, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान आपको निकालना है। बहुत ही अच्छा। तो देखिए, यहां पर अनुपात में दिया है, तो माना वो कोण
माना इस प्रकार से जब भी अनुपात में देता है तो माना कोण, ठीक है, क्या है 2x 3x और 4x, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए हमको एक चीज पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। तो देखिए तीन कोण मिल गए हैं, इनका योग भी 180 अंश होगा। चलिए भाई जोड़ दीजिए, तो 2x धन 3x धन 4x बराबर ये भी क्या हो जाएगा 180 अंश होगा, होगा ना। चलिए जोड़िए, 4x धन 3x 7x, 7x धन 2x कितना हो जाएगा 9x, ठीक है, 4 3 7 और 2 9, ठीक है, 2 अनुपात 3 अनुपात ये 5 है भाई, हमने 4 लिखा है, ठीक है, तो 5 है, ठीक है। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10x, 10x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 को नीचे ले आइए, 180 बटा ये कट गया, तो x का मान कितना हो जाएगा 18। देखिए x का मान 18 आया, तो हमसे क्या पूछा गया है सबसे बड़े कोण का मान। तो देखिए 2x 3x और 5x में सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 5x। तो चलिए भैया 5x का मान निकालिए, तो बड़ा कोण हमको निकालना है, बड़ा कोण, ठीक है। तो बड़ा कोण का मान हो जाएगा 5x, x का मान कितना दिया है भाई रख दीजिए 5 इंटू x का मान 18, 18 पंचे कितना होता है 90, इसलिए 90 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भिन्नों में से कौन सा सबसे बड़ा है। देखिए शानदार, अगर आपने मेरी प्रैक्टिस सेट देखी होगी ना तो मैंने इसके बता रखा है कैसे देखना है आपको, मैं बताता हूँ। मोस्टली लोग क्या करेंगे, इसे एक एक करके दशमलव में चेंज कर करके क्या देखेंगे सॉल्व करेंगे। जैसे 3/5 को मैं दशमलव में चेंज किया तो यहाँ पर 3 से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर मैं दशमलव लगा के इसको क्या बना दिया 30 बना दिया, ठीक है। अब भाग दो तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, तो कितने बार में जाएगा 0.5 छक्का 30 बार में, ठीक है। तो 0.6 इस प्रकार। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे 4/7 8/11 5/9 को चेंज कर, लेकिन ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप करेंगे ना तो इसमें टाइम लगेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत ही इसमें क्या टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको शानदार ट्रिक बताऊंगा कैसे। देखिए 3/5 पहले 2 को लीजिए, 3/5 और 4/7 इन दोनों में लीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको, तिर्यक गुणा करना है, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो 7 तिया 21 और 5 चौक 20। तो बताइए 21 और 20 में कौन सा बड़ा है, जाहिर सी बात है 21 बड़ा है, इसका मतलब 3/5 बड़ा है। तो हमको बड़ा वाला निकालना है, मतलब छोटा वाला को हटाते जाइए, तो हटा देंगे, ठीक है। अब हमको 3/5 जो कि बड़ा मिला हमको, उसको अगली संख्या से चेक करना है, तो दोनों में कौन सा बड़ा है। देखिए 3/5 और 8/11 में देखो, फिर से तिर्यक गुणा कीजिए, तो 11 का गुणा 3 से कीजिए तो 11 तिया 33, 8 का गुणा 5 से कीजिए तो 8 पंचे 40। अब बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा है, 40 वाला बड़ा है, मतलब 8/11 बड़ा है, 3/5 छोटा है, तो इसे हटा दीजिए। क्योंकि हमको बड़ा निकालना है इसलिए हम सिर्फ बड़े बड़े को लेते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमको मिला 8/11, अब इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है, तो 5/9, ठीक है। तिर्यक गुणा कीजिए तो 8 का गुणा 9 से कीजिएगा तो 72 आएगा, और 11 गुणा 55 कीजिएगा 5 कीजिएगा तो 55 आ जाएगा। तो 72 और 55 में कौन सा बड़ा है, जाहिर सी बात 72 बड़ा है, मतलब 8/11 बड़ा है और 6/9 छोटा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8/11। देखिए मुझे इसे समझाना पड़ा आपको, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे ना चुटकियों में इसका आंसर आएगा। यहाँ तक कि बड़े से बड़े संख्या का आप इसी प्रकार से छोटा और बड़ा मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि 15 कलमों का कलम है, पेन है, उसका मूल्य है 180 रुपए, तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहां पर दिया है 15 पेन का मूल्य कितना है 180 रुपए। तो सबसे पहले बताइए एक पेन का कितना हो जाएगा, एक पेन का हो जाएगा 180 बटा 15 हो जाएगा, काट दीजिए 15 एकम 15 और 3 बचा यहाँ पर, तो ये बन गया 30, 15 दूनी 30 हो गया। तो एक पेन का मूल्य हमको कितना मिल गया 12 रुपए। तो 25 पेन का मूल्य हमको निकालना है, ठीक है।
तो जैसे कि आपको पता है 1 रुपए में 2 चॉकलेट, तो 2 रुपए में कितने चॉकलेट, आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 2 रुपए में 2 दूनी 4, गुणा कर देंगे। तो देखिए एक पेन 12 रुपए में आ रहा है, तो 25 पेन कितने में आएगा, 25 पेन आ जाएगा 12 गुणा 25 में आ जाएगा। चलिए भैया गुणा कीजिए। 5 दूनी 10, हंसी लाई 1, 5 एक कम 5 और 1 6, फिर 2 दूनी 4 और 2 एक कम, ये हो जाएगा 0, 6 4 10, 1 2 और 1 3। 25 पेन हमको 300 रुपए में मिलेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे पूरे प्रैक्टिस सेट में ना, अभी मैं पूरे टाइप्स को आपको समझा रहा हूँ बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का घात 3 गुणित 5 का घात ऋण 6 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको एक जो है रूल पता होना चाहिए, जैसे आधार समान है, जैसे a का घात m है और a का घात n, ये जो है मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में बता रखी है, यदि आपने देखा होगा तो इसका 100% लोग बनाएंगे। यदि आधार समान है तो घातांक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, m प्लस। इन सूत्र को आपको रट लेना है, ठीक है, ये मैंने बता रखा है। देखिए यहाँ भी आधार समान है 5, तो घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये 5 हो जाएगा, घातांक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 3 धन, ये इसमें क्या है ऋण 6, मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, ऋण 6। ठीक है, चलिए इसको क्या लिखूंगा मैं, 5 है तो 3, ऋण और धन का क्या होता है, ऋण। ठीक है, ये हो जाएगा 6। तो चलिए भाई 5 है तो 3 में से 6 घटाओगे, घटेगा क्या, नहीं, वो ऋण चिन्ह के साथ आएगा, इसलिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, इसलिए चिन्ह कौन सा आएगा, ऋण का। तो 5 ऋण 3। अब देखिए 5 ऋण 3 आया है, 5 ऋण 3 आया, 5 का घात ऋण 3 आया है, तो हम क्या करते हैं, इसे पलट देते हैं। तो जब पलट देंगे ना तो 1/5 का घात 3 हो जाएगा, और ये ऋण का क्या हो जाएगा, धन। ठीक है, ये भी मैंने बता रखा। चलिए भाई अब इसको क्या हो जाएगा, 1/5 का घात 3 को क्या लिखूंगा, 5 को 3 बार गुणा करो, कितना हो जाएगा भाई, 1 का घात 100, 1/125 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, ये सभी सूत्र मैंने बता रखे हैं, फिर भी यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 7वां दिया है 3600 को सीता और गीता के बीच 4:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो गीता को कितने रुपए में। देखिए जब भी अनुपात दिया है तो आपको x के रूप में मान लेना है। तो देखिए सीता को कितना मिला, माना सीता को मिला है 4x मिला, क्योंकि सीता का अनुपात 4 है। गीता का अनुपात कितना है, गीता को मिला है 5x, ये हमने माना है। ठीक है, अब देखिए दोनों को क्या है, 3600 रुपया मिल रहा है, मतलब मिल के 36 रुपये मिल रहा है, तो एक को कितना मिलेगा ये बताना है। तो देखिए मिल के सीता और गीता को दोनों को मिल के 4x धन 5x मिल के कितना मिल रहा है, 3600 रुपया मिल रहा है, 3600 रुपये। तो x का मान निकाल लो भाई पहले, तो ये 9x बराबर कितना हो जाएगा, 3600। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3600/9। ठीक है, तो 9 या 27, 9 चौक 36, तो 400 यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान आ। ठीक है, तो देखिए x का मान आ गया हमारा 400। अब यहाँ पर क्या बोला था, गीता को कितने रुपए मिलेंगे, गीता को, तो गीता का मान क्या है, 5x। चलिए भैया गीता को कितना मिलेगा, गीता को कितना मिलेगा, गीता को मिलता है 5x, x का मान तो हमको मिल गया, तो 5 गुणा x का मान है 400, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 2000 रुपए इसको मिलेंगे, गीता को मिलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में हम थोड़ा थोड़ा लेवल भी बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अगर आपका हाई लेवल से प्रश्न आ गया तो आप कैसे करेंगे, तो हमको तैयारी तो सब चीज की करनी है ना दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं प्रैक्टिस सेट भी तभी लाऊंगा जब आप इसे शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और साथ ही साथ लाइक भी करेंगे। ठीक है, पता है मुझे बहुत ही खर्चा हो जाएगा आपके लाइक्स और कमेंट्स पे, लेकिन क्या करें, इतना खर्चा तो वहन कर सकते हो आप, है ना, कंजूस हो बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयताकार खेत की लंबाई 2x+1 है ना, और चौड़ाई x+3 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए क्षेत्र मिति में भी, अगर आपने क्षेत्र मिति वाला मेरा वीडियो देखा होगा, 100% लोग इसका जो है आंसर देंगे। चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूं क्या। देखिए ये आयत है, इसकी केवल आमने और सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर लंबाई दिया है, लंबाई दिया है कितना, 2x
प्लस 1, ठीक है। और चौड़ाई दिया है, देखिए चौड़ाई कितना दिया है हमको, चौड़ाई दिया है x प्लस 3 मीटर दिया है हमको, ये दोनों मान हमको दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर परिमाप पूछ रहा है, तो देखिए आयत का परिमाप मैंने बता रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। आयत का परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए भैया बस यहाँ पर मान रखना है, लंबाई और चौड़ाई का तो हमको मान दिया हुआ है, सीधा मान रखिए। तो 2 गुणा लंबाई का मान कितना दिया है 2x प्लस 1, चौड़ाई का मान कितना दिया है ना, और बीच में प्लस है, प्लस है, इसमें भी प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, सीधा मान रख दो, तो ये हो जाएगा x प्लस, हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा 2 गुणा 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा। चलिए भैया गुणा कीजिए, पहले 2 का गुणा 3x कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x, फिर प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा 4 से कीजिए तो 4 दूनी 8, तो 6x धन 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया है, तो ये आयत का परिमाप हमको मिल गया। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है, क्षेत्रमिति वाला मेरा वीडियो आपको देखना होगा, मैंने सारे टाइप करा रखे हैं, अगर जिसने भी इसको देखा है ना वो तो चुटकियों में इसका आंसर दिया होगा उसने, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वस्तु का मूल्य 800 है, यदि उसके मूल्य में 15% की कमी हो जाती है तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। देखिए ये प्रश्न भी मैंने करा रखे हैं, क्या कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है 100% होती है, तो अगर हम कमी करते हैं तो 100% में कमी करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं तो 100% में बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है 15% की कमी की गई, मतलब आपको क्या करना है 100% में से 15% क्या है कमी कर दो, तो कितना बचा भाई, कितना बचा 85%, तो यही हमारा क्या हो जाएगा नया मूल्य होगा। बस क्या होगा, तो 800 रुपए का, 800 रुपए का क्या निकालना है 85% निकालना है, ठीक है, बटा 100, तो ये हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। तो चलिए भाई गुणा कीजिए, 35 गुणित 8 तो 8 पंचे 40, हासिल है 0, ठीक है। ये 85 है ना, 8 8 64 और 4 64 और 4 68, ठीक है 68, 680 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया है, ठीक है। चलिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यदि यहाँ पर 15% कमी है, अब यहाँ पर अगर मैं 20% वृद्धि बोल देता, 20% की वृद्धि बोल देता, तो आपको क्या करना होता, तो कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो किस में बढ़ रही है 100% में, तो यहाँ पर बढ़ाएंगे हम 100% में, कितना बढ़ाएंगे 20% को बढ़ा देंगे, अब कितना हो गया 120%। तो अब हमको नया मूल्य निकालना है, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा 800 रुपए का 120%, तो 20% निकालना है। चलिए भैया क्या हो जाएगा 800 गुणित 120 बटा 100, चलिए इसको सॉल्व करके आप आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप चीजों को समझ चुके होंगे, अगर हम बढ़ोतरी कर रहे हैं तो 100% में, कमी कर रहे हैं तो 100%। देखिए कहीं भी सूत्र का यूज किया क्या मैंने, नहीं, मोस्टली लोग जो सूत्र है उसको पढ़ पढ़ के फिर कंफ्यूज भी उसी में होते हैं, यार चीजों को समझो तभी चीजें बहुत ही आसान लगेंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1225 का वर्गमूल क्या है, ठीक है। तो मैं जूम करता हूं, तो 1225 का वर्गमूल क्या है भाई, चलिए बताइए। वर्गमूल निकालना है तो कैसे इस प्रकार से गुणनखंड निकालते हैं, तो ये 1225 का हम गुणनखंड निकाल, लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है, जाहिर सी बात है 5 से जाएगा, वो 5 से चले जाएगा, ये हो जाएगा 12 को दीजिए 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 हासिल आएगा तो 22 बन गया, तो 5 चौक 20, फिर यहाँ पर 20 बच गया, 2 बचा तो 5 पंचे 25, ठीक है। फिर यह हो जाएगा 5 से फिर चले जाएगा तो 5 चौक 20, और फिर यहाँ पर 45 हो गया तो 5 नियम 45, फिर ये जाएगा 7 से तो 37 37 49, और फिर ये जाएगा 7 एकम। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल बोला है, तो जहां पर वर्गमूल बोला है तो हमको 2 की जोड़ी बनानी है, अगर घनमूल बोला होता तो हम 3 जोड़ी बनाते, यहाँ पर 2 संख्याओं की जोड़ी बनी, तो एक जोड़ी ये बन गई और एक जोड़ी ये बन गई, तो जिसकी जिसकी जोड़ी बनी है उसको एक एक बार लिख दीजिए, तो एक 5 की जोड़ी बनी है गुणित एक 7 की जोड़ी बनी है, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, तो देखिए 1225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट। इसका मतलब 35 को आप 2 बार गुणा करेंगे ना तो 1225 आएगा, लिख के ले लो, अब चेक कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट दिया है यदि p बराबर 3 है तो व्यंजक 2p का वर्ग ऋण 5p धन 4 का मान क्या होगा। ये दिया है तो देखिए p बराबर 3 बस इस व्यंजक में आपको रखना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये 2 है, p का मान कितना दिया है 3, तो चलिए भैया रख दीजिए 3 का वर्ग। ऋण ये हो जाएगा 5, p का मान कितना है 3, तो 3 हमने रख दिया और ये धन 4 हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणा ये हो जाएगा 3 तिया 9, ऋण ये हो जाएगा 5 तिया 15 और फिर धन 4। ठीक है, फिर 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और फिर ऋण 15 धन 4। चलिए भैया 18 में से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा 3 और ये धन 4, तो 4 और 3 7 हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो। ठीक है, बस आपको मान यहाँ पर रखना था, आपका उत्तर यूं ही आ जाता। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी भिन्न 3/5 के समतुल्य है। तो तुल्य और समतुल्य भिन्न से आपको निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, बस इनको काट काट के देखना होगा और क्या ये 3/5 के बराबर आ रहे हैं नहीं, अगर आ रहे हैं इसका मतलब ये समतुल्य है। सबसे पहले हम 6/15 को चेक करते हैं, 6/15 को चेक। तो चलिए किससे जाएगा, तो ये जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6, जो ऊपर से भाग दिए हैं वही नीचे से भी भाग देंगे, तो इसको भी 3 से भाग दीजिए तो 3 पंचे, तो ये क्या है 2/5 आया। क्या इसके बराबर आया क्या, नहीं, ये तो 2/5 है, तो ये समतुल्य नहीं होगा। फिर देखते हैं 12/20 में, देखते हैं 12/20 में ये किससे जाएगा, ये पहले जाएगा 2 छक्का 12, 2 से चले जाएगा, ये 10 से जाएगा, 2 दाम 20 से ले जाएगा, 2 से फिर से चले जाएगा। ठीक है, और कट जाएगा, और कट सकता है ये, फिर 2 से चले जा सकता है, देखिए 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा और फिर 2 पंचे 10 हो गया। तो देखिए 3/5 हमारा आ गया, इसका मतलब ये जो है समतुल्य है, ये समतुल्य है। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर आ गए। आगे और चेक करके हम बताते हैं, जैसे 9/10, तो देखिए 9/10 किसी से भाग जाएगा क्या, ऐसी संख्या जो तीनों से भाग चले जाए, ये तो किसी से भाग नहीं जाएगा, ऐसी संख्या कोई नहीं है, ये तो नहीं होगा। 15/20 को देखिए 15/20, 15/20 किससे जाएगा, देखिए 5 से जाएगा, तो 5 या 15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तो 3/5 है, तो ये समतुल्य नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12/20 क्या है समतुल्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24/4 धन 2 गुणित 5 का मान क्या होगा। देखिए बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूजिंग, जो उनको कंफ्यूजन क्या रहता है कि किसको पहले सॉल्व करें। कई लोग क्या है 4 धन 2 को पहले सॉल्व कर देंगे, तो 4 धन 2 6 कर देंगे, फिर 6 का भाग 24, ऐसा नहीं होता। हमको इसको सॉल्व करना होता है बॉड मास रूल से। कौन सा, बॉड मास रूल से, बॉड मास रूल से। B4 होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है हिंदी में कोष्टक, जो कोष्टक के अंदर में दिया है ना उसको पहले सॉल्व कीजिएगा। फिर O होता है, O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, जहीं पर भी लिखा हो जाता है ना जैसे 4 का 5 इस प्रकार से, तो का को सॉल्व करेंगे, पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे उसके बाद का को सॉल्व करेंगे। उसके बाद D का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग, मतलब इसके बाद हम भाग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब होता है तो गुणा के बाद हमको हल करना है, भाग के बाद हमको हल करना है गुणा को। फिर A फॉर होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है योग, जोड़ना। ठीक है, और फिर S का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब क्या होता है घटाना। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कोष्टक होगा, उसके बाद का होगा, उसके बाद भाग होगा, उसके बाद गुणा होगा, उसके बाद जोड़ हो जाएगा, उसके बाद घटाना। तो देखिए जो जो दिया है उस सीक्वेंस में, कहीं पर भी कोष्टक है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखना ही नहीं है। का है क्या, नहीं। भाग है तो सबसे पहले भाग वाले को सॉल्व करेंगे, तो 24 का भाग 4 से दीजिए, तो इसे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 24 भागित, लिख सकते हैं। फिर क्या है धन है तो धन। अब देखिए भाग के बाद हमको क्या करना है, गुणा को करना है, गुणा को देखिए भाग के बाद गुणा आता है, तो 2 गुणित 5 है, कर दीजिए भाई गुणा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है गुणा कर दीजिए। चलिए भाई इसे लिखे 4 1 कम 4, 4 छक्का 24, हमने कर दिया धन 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। तो देखिए बॉड मास रूल को आपको याद रखना होगा, बस ये क्रम बताता है कि आपको किसको पहले सॉल्व करना है, किसको पहले हल करना है। ठीक है, मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी होगी ना, सभी में मैं बेसिक से बताता हूँ, इसलिए जो सीरीज है ना मेरी, आप कभी भी मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ चलिए भैया, इस रेखा गणित से क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार। देखिए, एक रेखा दी गई है, उसमें लंब दिया गया है। ये कोण जो है ये 65 डिग्री का दिया गया है और ये कोण का मान हमको निकालना है। तो देखिए, आपको क्या रखना है, एक चीज याद रखना है कि किसी भी रेखा पर बना गया कोण, इस प्रकार से रेखा पर बना गया कोण, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री किसी भी रेखा पर बना गया कोण का मान होता है। इसका मतलब x प्लस 65 डिग्री का मान कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर बने हैं ना, एक ही रेखा पर बने गए सभी कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए, इसका योग और इसका योग, अगर और कोई भी कोण होते ना, सबको जोड़ देते और वो सभी का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता, ठीक है। चलिए, जैसे तो क्या हो जाएगा? x कोण धन 65 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x का मान निकालना है। 65 को इधर पक्षांतर कर दीजिए। 65 को मैंने पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा? 180 ऋण 65 डिग्री। चलिए घटा दीजिए तो भैया कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 1 और 1 बचा, तो 115 डिग्री हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई तो एक चीज और मैं बता देता हूं। अगर यहाँ पर 65 ना लेकर यहाँ पर एक और कोण में बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से एक और कोण ऐसे बना दिया और यहाँ पर इसका मान x है, जैसे इसका मान 10 है और इसका मान कितना है? 70 है, ठीक है, 70 है। तो फिर भी आप क्या निकाल सकते हैं? फिर क्या होता? x प्लस 10 प्लस 70 बराबर 180 करके निकालते और x का मान क्या हो जाता? ये 70 और 10 80 और इधर पक्षांतर होकर क्या हो जाता? घट जाता, तो 100 हो जाता। तो इस प्रकार से एक ही रेखा पर बने गए कोण का सभी कोणों का मान का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसके आपके याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, 6 - 1/2 किलो मतलब 6.5 किलो सेब का मूल्य क्या होगा यदि सेब का भाव 80 रुपए प्रति किलोग्राम है? 80 रुपए प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है? 80 रुपए है, धीरे है, 80 रुपए प्रति किलोग्राम। इसका मतलब 1 किलो का वैल्यू कितना है? 80 रुपए। तो आपको 6.5 किलो का मतलब निकालना है, 6.5 किलो का। तो सबसे पहले 6.5 किलो को सामान्य भिन्न में हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, 6.5 किलो मतलब 6 - 1/2 को सामान्य में अगर हम चेंज करें तो क्या करेंगे? तो 6 और 2 का क्या करना है हमको? गुणा। इस प्रकार से जब सामने सामने में रहते हैं ना, तो इन दोनों का गुणा करते हैं। तो 6 और 2 का गुणा कीजिए तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 और जितना उत्तर आएगा उसको ऊपर वाले से जोड़ देना है। तो 6 दूनी 12 हो गया, तो 12 को 1 से जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 13 और ये हो जाएगा बटा में जो था उसको वैसे का, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 13 बटा। ये चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखिए भाई, 1 किलो का मान 80 रुपए है, तो 13/2 किलो का मान कितना होगा? 13/2 किलो का मान क्या करना है? गुणा कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जैसे 2 रुपए में 4 चॉकलेट आते हैं, तो 3 रुपए में कितने चॉकलेट आएंगे? 3 × 4 करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही 1 किलोग्राम 80 रुपए का, तो 13/2 किलोग्राम कितना आएगा? 80 गुणित 13/2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो ये हो जाएगा 40 गुणा कीजिए, 13 × 4 = 52। इसका मतलब 520 रुपए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 520 रुपए किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक साइकिल को 20% लाभ बेचने से, है ना, मतलब 20% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 1800 रुपए मिलते हैं, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना था? इसका मतलब वो 20% लाभ, जैसे मैं कोई साइकिल लिया, ठीक है, 100 रुपए का मैं साइकिल लिया, अब उसमें 20% का लाभ कितना हो जाएगा? 20 रुपए एक्स्ट्रा। मतलब उसको मैं बेचूंगा कितने में? अब 100 रुपए में खरीदा हूं, 20% का लाभ चाहिए तो 120 रुपए में बेचूंगा, ठीक है। तो 120 रुपए में बेचूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और जो 100 रुपए था वो मेरा क्रय मूल्य था, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना 20% लाभ कमाकर बेच रहा है तो वो 1800 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो कितने रुपए में खरीदा होगा ये आपको बताना है। देखिए भाई, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय, या फिर इसको मैं क्या बोलता हूं, देखिए
वो 20% लाभ कमा के बेच रहा है, मतलब कोई भी चीज़ लाभ होती है तो 100% में, हानि भी होती है तो 100% में, मतलब वो 20% लाभ में कमा रहा है ना। तो मतलब वो बेच कितने में रहा है, 120%। ठीक है, तो 120% में बेच रहा है, मतलब कितने रुपए में बेच रहा है वो, 1800 रुपए में। तो 120% का मान कितना है, 1800 रुपए में। अब हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, 100%, मतलब वो कितने में खरीदा होगा। तो हमको बस निकालना है 100% की। चलिए भैया 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1800 ये बटा क्या हो जाएगा, 120 को नीचे ले आइए और जिसका वैल्यू चाहिए हमको इसको गुणा कर दो, बस हमारा उत्तर। बहुत ही आसान रहता है इस प्रकार के प्रश्न। या जो भी करना है आपको 100 रुपए में करना है, 100% में करना है, इसको मैंने बता दिया है। चलिए भाई काट दीजिए, ये शून्य कटा, ये बचा 4 तिया 12, और ये जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंचे 450 आ गया। फिर ये जाएगा 3 एक कम 3, फिर 3 एक कम 3, और ये 15 आएगा, 3 पंचे 15, तो एक शून्य बचा, तो 1500 रुपये, 1500 रुपये उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, सीपी 1500, क्रय मूल्य को इंग्लिश में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। तो बेचा कितने में, 1800 रुपये, तो 20% लाभ कमाया, मतलब 300 रुपये का उसने लाभ कमाया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका, 1500। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, कहीं पर भी सूत्र का यूज किया क्या मैंने, बहुत ही आसानी से ये सब प्रश्न बनते हैं। अगर आपको लाभ हानि के और प्रश्न चाहिए, इसी प्रकार से चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, मैं और भी आपको प्रैक्टिस सेट करवा के दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोहन ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/4 भाग अपने पुत्र को दे दिया, मतलब जितना कमा रहे उसका 1/3 भाग पत्नी को दे दिया और 1/4 भाग अपने पुत्र को दे दिया। ले भाई रख ले। शेष पूंजी का भिन्न क्या है, अब उसके पास कितना रुपया बचा, और वो भी उसको भिन्न में आपको बताना। बहुत ही आसान है। देखिए उसने 1/3 भाग किसको दे दिया, पत्नी को दे दिया, और अपनी पूंजी का 1/4 भाग किसको दे दिया, पुत्र को दे दिया, मतलब उसने टोटल कितना भाग दे दिया। तो चलिए भाई टोटल दिया है तो जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को जब हर अलग अलग है तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो देखिए तिर्यक गुणा इस प्रकार से कीजिए। ठीक है, और आपस में इन दोनों का गुणा। चलिए भैया 4 का गुणा 1 से कीजिए तो 4 1 कम 4, धन 3 का गुणा 1 से कीजिए तो 3 1 कम 3, और इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए तो 4 तिया 12। ठीक है, जब हर अलग अलग है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये 7/12 हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या समझा, मतलब उसने 12 रुपए में से 7 रुपए क्या है, अपनी पत्नी और बच्चे को दे दिए। 12 रुपए में से 7, जैसे कैसे समझते हैं आप, जैसे कहीं पर लिखा है 1/4, इसका मतलब है 4 में से 1 भाग, 4 में से 1 भाग। देखिए जैसे इस प्रकार से 4 भाग मैं बना देता हूं, तो 1/4 का मतलब होता है 4 में से हमको क्या है, 1 भाग देना है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 2/4, 2/4, इसका मतलब 4 में से हमको कितना भाग दे देना है, 2 भाग, 2 भाग दे दिया, 2 भाग मैंने दे दिया। 3/4 लिखा, 3/4, इसका मतलब 4 में से 3 भाग हमने दे दिया। समझ में आया। तो वैसे ही 12 में से 7 भाग उसने दे दिया, तो कितना बचा, तो 12 में से 7 भाग दे दिया तो कितना बचा, 5 भाग बचा है। किसमें बचा है, 12 में बचा है। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा, यही तो हमारा शेष पूंजी होगा। शेष उसके बाद 5/12 बचा है, 7/12 उसने दे दिया, 5/12 बचा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी पर, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखिए बोल रहा है एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने। अब आप सीढ़ी को दीवार पर टिकाएंगे तो ऐसे टिकाएंगे, इस प्रकार से एंगल में। तो देखिए माना ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है। अब इस सीढ़ी को यहाँ पर एक सीढ़ी लगाएं, इस प्रकार से इसको टांग दिए, ऐसे सुला के इसको टांग दिए। अब इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर दी गई है। टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो देखिए ये जो है भूमि से लेकर 8 मीटर तक ऊंचाई तक पहुंचती है, इसका मतलब उसने इस ऊंचाई को दे रखा है। इस ऊंचाई का मतलब ये दीवार की ऊंचाई दी गई है ना। देखिए ये जो है दीवार की ऊंचाई कितनी दी गई है, 8 मीटर। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को मिला दीजिए। तो हमको क्या चाहिए, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी निकालनी है। मतलब
यहाँ से लेकर यहाँ तक दीवार के आधार ये है और सीढ़ी के निचले सिरे ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालनी, ठीक है। तो माना इस दोनों के बीच की दूरी x है, मान लिया। तो अब देखिए ये कौन से कोण बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 90 अंश का कोण, 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री का कोण क्या होता है, समकोण, ठीक है। जिस कोण का मान 90 अंश होता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में देखिए 90 अंश जो कोण है ना, कोण, उसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। और लंब हमको दिख रहा है इस प्रकार से, ये हो जाएगा लंब, जिस पर बना हुआ है ये क्या है, आधार, ठीक है। तो इसका मतलब आपने समझ ही लिया होगा कि हम क्या लगाने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसका मतलब क्या होता है, इसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, होता है, जी हाँ होता है। तो चलिए बस रखते जाइए, कर्ण का वर्ग कितना है, कर्ण का मान है 10, तो 10 का वर्ग रख दीजिए बराबर लंब का वर्ग कितना है, लंब का मतलब है 8, 8 का वर्ग रख दीजिए। आधार हमने क्या माना है x, तो x का वर्ग प्रकार से रख दीजिए, ठीक है। चलिए भाई सॉल्व कीजिए, तो 10 का वर्ग 100 और बराबर है ना, बार ये हो जाता है बराबर 8 का वर्ग 8 8 64 धन x का वर्ग। चलिए भाई पक्षांतर कर दीजिए, तो जब मैंने पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और 64 इधर आ जाएगा तो ऋण 64 बराबर ये हो जाएगा x का वर्ग, ठीक है। तो 100 में से 64 घटाइए तो कितना आ जाएगा 36, ये हो जाएगा x का वर्ग। अब देखिए x का मान निकालना है, तो वर्ग को इधर भेज देंगे, तो वर्ग को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा वर्गमूल, ये बन जाएगा वर्गमूल। तो इस प्रकार से ये x हो गया, तो वर्ग जब भी इस प्रकार से इधर आता है तो वो वर्गमूल बन जाएगा। तो 36 किसका वर्गमूल है, 6 का, तो x का मान हमको 6 मिल गया, इसका मतलब आधार का मान हमको 6 मिल गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान हमको 6 मिल गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मीटर हमारा उत्तर हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार, मैंने ट्रिक भी बता रखी है इसकी। देखिए दो संख्याओं का योग 40 है, तो माना दो संख्याएं कौन कौन सी है, x और y है, ये मान लेते हैं, हमको पता थोड़ी ना अभी, मान लेते हैं। तो इनका योग दिया है 40, मतलब x प्लस दोनों का जोड़ दीजिए तो ये दिया है हमको 40, और वहीं इनका अंतर दिया है 6, मतलब इन दोनों को जो घटा दीजिए तो x ऋण y का मान कितना दिया है, तो हमको निकालना है बड़ी संख्या का मान। तो बड़ी संख्या क्या होगी आपको बताना। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ पाएंगे, आपको मैंने एक ट्रिक बताई है, जब भी आपको बड़ी संख्या निकालनी है और इस प्रकार से वो दिया है ना, तो आपको संख्याओं को जोड़ के आधा कर देना। अगर ये वाली ट्रिक नहीं समझ में आ रही है तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ। इनको नाम दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको नाम दीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को पहले जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देने पर क्या आएगा, ये x और x जुड़ जाएगा, वो x धन x और ऋण x कट जाएगा, हट जाएगा, ये बचेगा। दोनों को क्या है जोड़ रहे हैं तो जोड़ दीजिए, 40 और 6 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 40, 2 नीचे आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, x का मान 23 आ गया। मतलब एक संख्या का मान 23 आ गया, तो दूसरी संख्या मतलब y का मान हमको निकालना है। तो एक x जो है 23 है, दोनों का योग 40 है, तो क्या हो जाएगा y का मान माइनस कर दो भाई, 40 ऋण 23, हमारा उत्तर आ जाएगा कितना है 17 हो जाएगा। y का मान 17, तो बड़ी संख्या कौन सी है 23, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये सभी चीजें नहीं करनी और भी शॉर्ट में अगर आपको जाना है तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है। जब भी बड़ी और छोटी संख्या पूछी जाए, तो जब भी आपको बड़ी संख्या बोली जाए, बड़ी संख्या, तो आपको क्या है दोनों संख्याओं को जोड़कर क्या कर देना है, आधा कर देना है। जैसे आपको क्या करना था, अगर बड़ी संख्या पूछी गई है तो दोनों को जोड़िए, 40 और 6 को जोड़िए, कितना आता है 46, दोनों को आधा कर दीजिए तो हमारा उत्तर आ जाता, कितना 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यही तो हमारा उत्तर था। और वहीं अगर छोटी संख्या पूछी जाती तो आपको क्या करना था, दोनों को घटाकर आधा कर देना था। चलिए भैया घटाइए, 40 में से 6 घटाइए तो कितना आ जाएगा 34, और बटा क्या है 2 करना था, आधा करना था, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 7 14, देखिए आ गया ना 17।
यही तो हमने लाया है, तो इतना बड़ा करने की हमको ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने एक ट्रिक बता रखा है, सिर्फ यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आपको जिससे सहूलियत हो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ऋण 5/11 का योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम के बारे में भी मैंने बता दिया है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है जो चिन्ह है उसको परिवर्तित कर दे। जैसे यहाँ पर ऋण है ना, तो इसको धन में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऋण 5/11 है, तो ऋण 5/11 है, इसको हटाता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया है ऋण 5/11, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, धन 5/, हमारा उत्तर हो जाएगा 5/11 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। जैसे यहाँ पर ऋण 2 होता तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाता, धन 2। जैसे यहाँ पर धन 2 होता तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाता, ऋण 2। बस आपको चिन्ह परिवर्तित करना था, योज्य प्रतिलोम यही होता है। अब चलिए मैं आपको गुणन प्रतिलोम भी बता देता हूँ। अगर हमको गुणन प्रतिलोम बोला जाता तो गुणन प्रतिलोम में हम चिन्ह परिवर्तित नहीं करते बल्कि संख्या को परिवर्तित कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर ऋण 5/11 है, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, संख्या को उल्टा, चिन्ह तो वही रहेगा, संख्या को उल्टा, तो ये हो जाएगा 11 ऊपर और 5 नीचे, तो ऋण 11/5 इसका आंसर आता। जैसे 2 है तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा, कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये सभी चीजें करा रही हैं, मतलब क्या हो गया, इसलिए मैं ये सब चीज करा रहा हूँ। ठीक है बोली भी क्या हो रही है मेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप क्या होगा। देखिए क्षेत्र मिति मैंने करा रखी है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसके बाद जाकर जरूर देखिएगा, आपको यही प्रश्न ना हलवा लगेंगे, हलवा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अभी भी लगते हैं। चलिए, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, देखिए वर्गाकार बोला है मतलब वर्ग मैंने बना दिया जिसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं। अब इसका क्षेत्रफल दिया है 625 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल दिया है 625 वर्ग मीटर। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, भुजा का भुजा का वर्ग। ठीक है, वर्ग, भुजा को हम ए से दर्शाते हैं, इसका मतलब ए का। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल का मान होता है ए का वर्ग, तो ये है दिया है हमको कितना, 625 दिया है। अब देखिए ए का मान मतलब भुजा का मान निकालना है, तो ये वर्ग इधर जाकर क्या बन जाता है, वर्गमूल, मैंने बार बार बताया है। तो 625 किसका वर्गमूल है, वर्गमूल निकालना भी मैंने बता दिया है, तो वर्गमूल है ये 25। तो देखिए इसका ए मतलब भुजा का मान कितना आ गया, 25, तो देखिए ये हो गया 25 एक भुजा का मान। तो देखिए चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा। तो देखिए मैदान का परिमाप निकालना है, तो परिमाप का सूत्र भी मैं बता चुका हूँ, है ना। अब बेसिक से भी निकाल सकते हैं, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाएं कौन कौन सी है, 1, 25, 25, 25, 25, सभी का योग कितना होगा, 100, 100, सीधा हमारा आंसर आ जाता। लेकिन परिमाप का सूत्र क्या होता है, फिर से मैं बता देता हूँ, परिमाप का सूत्र होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र है 4a। तो देखिए 4 इंटू ए का मान कितना दिया है, 25, तो 25 चौक 100 हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए भैया, इजी था ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, अब साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। 8,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही अच्छा है, चलिए देखिए क्या है, साधारण ब्याज हमको निकालना है। तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसका सूत्र क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा, जहां पर P क्या होता है, P बराबर होता है हमारा मूलधन, इस धन पर हमने क्या है, ब्याज राशि दी है, जिस पे हमको ब्याज राशि मिलनी है। आर मतलब क्या होता है, आर बराबर यहाँ पर दर है, इस दर पर दी गई है। P बराबर यहाँ पर क्या है, ठीक है, देखिए यहाँ पर 8,000 पर बोला है, इसका मतलब P का मान यहाँ पर कितना है, 8,000। 5% वार्षिक दर से, इसका मतलब R का मान कितना है, 5%। 2 वर्ष के लिए बोला है, इसका मतलब T का मान कितना है, 2 वर्ष, बस यहाँ पर मान रख दीजिए। तो देखिए P का मान है 8,000 गुणित R का मान है 5% गुणित T का मान कितना है, 2, ये हो जाएगा बटा 100। बस मैंने यहाँ पर मान रखा है, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा,
5 दूनी 10 हो गया, और 10 का गुणा 8 से कीजिए, 80 से कीजिए, तो कितना हो जाएगा 8000 कि 800, 800 होगा ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 800। तो ऑप्शन नंबर बी पर करेक्ट हो। कुछ भी था क्या इसमें? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है? देखिए विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि औसत क्या होता है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। जितनी भी संख्या दी गई है ना, उनका संख्या का योग, संख्या का योग, जितनी भी संख्या है सबका योग बटा संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है उनकी। ठीक है बस यही है हमारा औसत। अब यहाँ पर बोला है प्रथम 5 विषम संख्याओं। तो चलिए भाई शुरू से लेकर चलते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन सी है? सबसे पहले 1 आता है ना। उसके बाद क्या आता है? 3 आता है विषम संख्या। उसके बाद आता है 5 है। उसके बाद 7 है। उसके बाद 9 है। ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं जाती वो विषम संख्या है। तो पहली 5 कौन सी हो गई? 1 3 5 7। और अब इनका औसत निकालना है, तो औसत का सूत्र मैंने बता दिया है, बस वहीं पर मान रखना। ठीक है, तो औसत का सूत्र क्या है? संख्याओं का योग, मतलब सभी को जोड़ दो। 1 धन 3 धन 5 धन धन। ये सब भी करना नहीं पड़ेगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अभी। ठीक है, और संख्या क्या है? संख्या हमको क्या है? कितनी संख्या है? 1 2 3 4 और 5 संख्या है, तो 5 हमको नीचे। चलिए भैया जोड़िए। 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25। ये 25 हो गया, और 25 बटा 5, 5 1 कम 5, 5 5 25। ये औसत हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। ये अगर आपको ये सभी चीज़ें लंबी लग रही है ना, तो सीधा शानदार ट्रिक है इसमें। क्या कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। बीच की संख्या, अगर आपको इस प्रकार से बीच वाली संख्या आराम से मिल रही है ना, वही तो हमारा औसत होगा। तो देखिए यहाँ पर बीच की संख्या 5 संख्याओं में बीच की संख्या कौन सी होगी? इधर 2 है, इधर 2 है, तो बीच की संख्या 5 है, यही तो हमारा उत्तर है। सीधा बीच की संख्या हम 5 निकाल के भी आंसर ला सकते हैं। इतना लंबा हमको कुछ करना बस नहीं थे, फिर भी आपको बेसिक पता होना। चलिए आगे देखते हैं। यदि समुच्चय ए बराबर ए बी सी दिया है, बी बराबर सी डी ई दिया है, तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है संघ, है ना। इस बी का मान क्या होगा? यहाँ पर आपको ए प्लस बी भी दे सकता है ना, ए प्लस बी। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन करा रखा है पिछले क्लास में, क्या था इसका मतलब? ए यूनियन बी का मतलब क्या है? जो ए में है और बी में है, इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा जो भी ए में है और जो भी बी में है दोनों एक साथ आने चाहिए। चलिए भैया ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए में जो है, ए में जो है ए बी सी, और जो बी में है मतलब दोनों में आने चाहिए वो सब वर्ड। ठीक है, चलिए बताइए सी पहले से है ना, इसमें इसमें भी सी है, तो सी तो हमने ले लिया, वो नहीं आने चाहिए। डी है, डी है क्या? नहीं, तो डी को भी डाल दीजिए। ई है क्या इसमें? नहीं, ई डाल दीजिए। इसका मतलब ए बी सी डी, मतलब ए और बी दोनों की संख्या इसमें इंक्लूड हो गई। देखिए ए की भी संख्या आ गई ना, ए बी सी, बी की भी संख्या आ गई ना, सी डी ई। का मतलब क्या हुआ? दोनों की संख्या इसमें समाहित। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण और संपूरक कोण से प्रश्न। 70 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या होता है? एक होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है ना, संपूरक ये होता है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, संपूरक कोण क्या होता है? जिसमें दो कोणों का योग, दो कोण का योग। ये प्रश्न पूछा जाता है ना सीधे, कितना होता है? 180 डिग्री होता है, संपूरक कोण होता है, और वहीं ये होता है संपूरक। ठीक है, और पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण जिसमें दो कोणों का योग, दो कोण का योग 90 डिग्री होता है। ये प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है? संपूरक कोण क्या निकालना है? तो 70 डिग्री का अगर किसी को भी संपूरक कोण निकालना है, तो देखिए योग क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, एक कोण दिया है, तो एक कोण दिया है तो दूसरा कोण मान लेते हैं एक्स, एक्स मानते हैं, एक कोण दिया है तो दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? पक्षांतर कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस 70, ये आ जाएगा 110 डिग्री। ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। जब आपको संपूरक कोण बोला, ठीक है, 70 डिग्री का, किसी भी डिग्री का, तो आपको सीधा 180 से माइनस कर दे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता सीधा 110।
अब चलिए बताइए इसी का पूरक कोण क्या हो जाएगा। तो इसी का पूरक कोण हो जाएगा 180, सॉरी, अब क्या करेंगे, पूरक कोण में इन दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे 70 डिग्री, ठीक है। तो इसका पूरक कोण का मान 20 डिग्री, ठीक है। तो संपूरक कोण निकालना है तो आपको 180 डिग्री से माइनस करना है, और अगर पूरक कोण निकालना है तो आपको 20 डिग्री से माइनस। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से डेली के 25 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, और हर वीडियो में आपको नए नए टॉपिक से नए नए टाइप से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके सिर्फ प्रैक्टिस सेट से ही ना पूरे का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बेसिक से क्लासेस लेता हूँ। तो दोस्तों आगे की वीडियो तभी मिलेगी जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बताएंगे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आपको लिखना क्या है, शानदार। तो ये चीज़ें सुनकर भी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरी मेहनत भी आपके लिए कुछ ना कुछ रंग ला रही है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें यूजफुल हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम जीएस की क्लासेस भी लाएंगे, छत्तीसगढ़ी की क्लासेस भी लाएंगे, सामान्य ज्ञान है ना, मैथ्स इंग्लिश सभी के तो ला ही रहे हैं, इसलिए सारा सिलेबस तो मैं कंप्लीट आपको करा ही रहा हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।